नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। माना कि ये एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। इस बॉक्स की जो लेंथ है वो a है, यानी a लंबाई का एक वीमी बॉक्स है। इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मास m का कोई पार्टिकल वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है। ओके, जब ये पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तब इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है। वी एक्स इक्वल टू क्या है? 0। एक्स यहाँ रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को। ओके, इस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी है। वी एक्स इन्फिनिटी, इस साइड में भी और इधर भी वी एक्स इक्वल टू क्या? इन्फिनिटी है। यानी ये पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा पाता है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 एवं x बराबर a पर क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो डिसकंटिन्यूस है। यानी 0 से क्या हो रहा है? 0 से वो अचानक ही इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर भी, और इस जगह भी क्या हो रही है? 0 से अचानक ही सडनली इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो रही है। इट मीन्स क्या होगा? जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो जो पार्टिकल अंदर है तब उसके लिए अलग मान होगा, और जब वो पार्टिकल बॉक्स से बाहर है तब श्रोडिंगर इक्वेशन का अलग मान होगा। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को जब पार्टिकल अंदर है और पार्टिकल बाहर है तो उसके लिए अलग अलग रूप में इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स के बाहर जब श्रोडिंगर इक्वेशन का मान क्या होगा? क्योंकि वन डायमेंशनल बॉक्स है तो वन डायमेंशनल के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे? वाई और जेड एक्सिस को छोड़ देंगे क्योंकि ये वन डायमेंशनल बॉक्स ही है। अब v का मान क्या है? यहाँ पर इन्फिनिटी है। बॉक्स से बाहर क्या है? v का मान इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मान रख दो इसके अंदर v की जगह। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी साई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। ओके, अब चूंकि इसका मान क्या है? v का मान e की तुलना बहुत ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग e इन कंपेरिजन टू इन्फिनिटी। तो पीछे क्या रह जाएगा? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एट पाई स्क्वायर एम इन्फिनिटी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। इसको इधर ले जाओ आप राइट साइड में, तो ये बन जाएगा एट पाई स्क्वायर एम इन्फिनिटी एच स्क्वायर साई इक्वल टू जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या इस इक्वेशन से साई का मान क्या हो जाएगा? साई इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गई। अब देखिए पूरी क्वांटिटी वाली, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने इन्फिनिटी का भाग दिया तो इसका आंसर क्या है? 0 है। इट मीन साई का मान क्या हो गया? 0 हो गया। यानी जब बॉक्स के बाहर जो साई का मान प्राप्त हुआ है वो 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स के बाहर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं हो सकता, यानी पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स सिंस साई इक्वल टू 0। अब हम आते हैं बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन का मान क्या होगा? देखिए आप, श्रोडिंगर इक्वेशन इनसाइड द बॉक्स। तो इक्वेशन जानते हैं हम क्या है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई माइनस 0 अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू क्या है? 0 है। तो इसे क्या बन गया? ये डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? थर्ड आ गई। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन में थर्ड नंबर इक्वेशन है, इसमें जो ये वाला मान है ना एट पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, ये एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको एक नया कांस्टेंट माना गया है के स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 होगी। यहाँ पर जो के स्क्वायर है इसका मान क्या है? एट पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इक्वेशन जो 4 और 5 है इसके आधार पर हम क्या करेंगे? साई यानी वेव फंक्शन और पार्टिकल की एनर्जी ई का मान ज्ञात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 4 पर ध्यान देते हैं। इक्वेशन जो 4 है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की एक अवकल समीकरण है। जब हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो निम्नलिखित समीकरण 6
प्राप्त होती है। क्या समीकरण है वो? साई इक्वल टू है ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स है। यहां पर जो ए और बी है कॉन्स्टेंट है। ओके, इस इक्वेशन जो 6 है, इस इक्वेशन 6 में साई यानी वेव फंक्शंस के लार्ज नंबर प्राप्त होते हैं, यानी एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं जो कि कांस्टेंट ए और बी एवं के डिफरेंट वैल्यूज पर प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सभी मान जो प्राप्त होते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, स्वीकार्य नहीं होते हैं। साई के वही मान एक्सेप्टेबल होते हैं जो कि निम्नलिखित दो बाउंड्री कंडीशंस, दो सीमांत शर्तों की पालना करते हैं। और दो सीमांत शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त यह है कि जब x बराबर 0 है, अब ध्यान दीजिए आप इस डायग्राम के ऊपर, यहाँ x बराबर क्या था? 0 था, तो यहां पर साई का मान हमने ज्ञात किया, कितना है? 0 आया है। ओके, जब x बराबर 0 तो साई का मान क्या है? 0 है, तो ये मानेंगे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अब देखिए जब साई x बराबर क्या हो? a हो, तब भी यहां पर क्या है? साई का मान 0 है, तो ये मानेंगे सेकंड बाउंड्री कंडीशन। दोनों शर्तें क्या होगी? पहली क्या होगी? जब x बराबर 0 है तब भी साई का मान क्या है? 0 है। जब x बराबर a है तब भी साई का मान क्या है? 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो कंडीशन जो फर्स्ट है ये हम इक्वेशन नंबर 6 के पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो समीकरण जो 6 था उसमें देखो साई बराबर क्या रखना है हमें? साई की जगह हमें 0 रखना है, साई की जगह हमें 0 पुटअप करना है। कर दिया पुटअप, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया? ए साइन के, एक्स का मान कितना है? 0 है, तो ये बन गया ए साइन के इंटू में 0 प्लस बी कोस के इंटू में 0। अब साइन ये क्या हो गया? साइन का मान पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। साइन 0 में कितना होता है? 0 होता है, तो 0 हो गया। अब कोस 0 में कितना होता है? 1 होता है, तो ये क्या हो गया? b बच गया। b इंटू में 1 हो गया, तो b हो गया। तो b का मान कितना आ गया इस इक्वेशन से? 0 आ गया। अब इस b बराबर 0 का मान है, ये इक्वेशन नंबर जो 6 है इसमें हम पुटअप कर देंगे इस जगह यहां पर। ओके, तो ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 7 बन गई। तो साई इक्वल टू हो जाएगा a साइन के एक्स, क्योंकि b का मान क्या? 0 हो गया, तो पूरा मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी साई इक्वल टू क्या आ गया? a साइन के एक्स। इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 है ये वाली, x बराबर a देन साइन बराबर क्या है? 0, ये हम इक्वेशन नंबर 7 पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर जो 7 है उस पर अप्लाई करते हैं। तो साई का मान क्या है? 0 है। a साइन के, a बराबर क्या है? x बराबर क्या है? a है, तो यहां पर क्या हो गया? a हो गया। तो 0 बराबर क्या हो गया? a साइन के a, यानी 7 नंबर जो इक्वेशन है उस पे हमने बाउंड्री कंडीशन नंबर 2 अप्लाई की है, तो हमें इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त हुई है, यानी a साइन के a बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए इसमें ये दो पार्ट है इसके, a मल्टीप्लाई में साइन के a है। ओके, अब a कांस्टेंट का मान 0 नहीं हुआ है, तो मल्टीप्लाई में जो साइन k है इसका मान 0 है। और के a का मान 0 कब होता है? जब जो एंगल जो k है वो कितना हो? 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। यानी 180 मतलब क्या होता है? पाई होता है, पाई है, या एन पाई मान ले इसको अपन। क्या मान ले? एन पाई मतलब 180 है या 360 डिग्री कौन है इसका? एंगल है। यानी यदि इस एंगल का मान पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो तभी क्या होगा? ये पूरा मान 0 होगा और ये समीकरण नंबर 8 को ये फॉलो करेगा। तो हमें क्या मानना है कि समीकरण 8 तभी सही है, तभी वो ट्रू है जब के ए का मान क्या हो? के ए है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। हमें ध्यान क्या रखना है? पाई का मान होता है 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। तो यानी इस पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल में साइन के जो भी मान होंगे वो हमेशा 0 होंगे। तो यानी इस इक्वेशन 8 के अनुसार जब के ए का मान एन पाई हो तब ये इक्वेशन सही परिणाम देती है। तो हमें ये मानना है के ए इक्वल टू एन पाई। तो के का मान क्या होगा इस समीकरण से? एन पाई अपॉन ए होगा। ये इक्वेशन नंबर 9 आ गई। ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, के का मान है वो समीकरण नंबर 7 में हम यहां पर पुटअप कर देंगे इस जगह। इक्वेशन नंबर 9 का मान जो है, 9 का मान है वो इक्वेशन नंबर 7 में रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? ये साई इक्वल टू जाएगा ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। अब देखिए ये इक्वेशन कंप्लीट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट ए का मान डिटरमाइन नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो इसको बोलते हैं अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ओके, तो इस ए का मान ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 10 का
को प्रसमानीकरण या नॉर्मलाइजेशन करेंगे। इसका कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे, नॉर्मलाइजिंग इक्वेशन नंबर 10 बिटवीन, लिमिट क्या है इसकी, लिमिट जो बॉक्स की लेंथ है ना x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 के बीच में हम इक्वेशन नंबर 10 का नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा, ये लिमिट है अपनी 0 से a इंटीग्रेशन साई स्क्वायर dx बराबर 1, ये नॉर्मलाइजेशन की इक्वेशन है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम समीकरण नंबर जो 10 है उसमें साई का मान यहां पुट अप कर देंगे। तो 0 से a साइन n पाई x अपॉन a का हो गया होल स्क्वायर, dx इक्वल टू हो गया 1 हो गया। अब ये a स्क्वायर कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन बाहर लिया आप, तो a स्क्वायर 0 से a लिमिट इसकी है साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू 1 हो गया। अब तो एक संबंध है, रिलेशन है, सिंस क्या रिलेशन है वो कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन 2 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह ये पुटअप कर देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए जो 1/2 को बाहर लिए हम, तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 0 से a लिमिट हो गई इसकी। अब यहां पर जो मान है ये वाला मान, ये हम पुटअप करेंगे यहां पर, ये वाला 1 माइनस कोस 2 है यहां पर, और थीटा यहां पर क्या है, थीटा यहां पर n पाई x अपॉन a है, तो लिख दिया 1 माइनस कोस 2 n पाई x अपॉन a, ब्रैकेट बंद है, और ये dx आ गया बराबर क्या है 1 हो गया, 1 हो गया। अब इसको दो पार्ट में कर लो आप, इसको अंदर ले आओ मल्टीप्लाई करके, तो dx हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया इसको a स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट है बेटा, और 0 से a लिमिट है। पहले वाले पार्ट में क्या dx का इंटीग्रेशन करेंगे हम, सेकंड वाले पार्ट में हम करेंगे 0 से a लिमिट है इसकी cos 2 n पाई x अपॉन a dx इक्वल टू क्या है 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का x होता है, इसकी लिमिट क्या है लोअर 0, हायर कितनी है a है, माइनस इसका जो इंटीग्रेशन है cos 2 n पाई x अपॉन a का होता है, इंटीग्रेशन होता है sin 2 पाई n x अपॉन a अपॉन 2 पाई n अपॉन a, ये इसका इंटीग्रेशन है इस वाले पार्ट का। लिमिट इसकी है 0 से a और इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। आप देखो इसकी लिमिट, हाई लिमिट a है, लो वाली कितनी है 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 तो है ही पहले से ही, और ये a आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जब x का मान हमने a माना, यहां लिमिट ऊपर वाली लिमिट क्या है a है, तो a कट कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो यानी साइन 2 पाई n हो गया, और हम जानते हैं कि साइन 2 पाई n का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है, तो पूरा मान क्या हो गया, पूरा मान 0 हो गया। ओके, तो ये बन गया a स्क्वायर अपॉन 2 a माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, या a स्क्वायर बराबर 2 अपॉन a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 अपॉन a बराबर √2 बाई a, इक्वेशन नंबर 11 होगी। अब देखिए हमारे पास a का मान प्राप्त हो गया। इक्वेशन नंबर 10 थी ना हमारे पास, 10 में क्या कमी थी, इक्वेशन नंबर 10 में हमारे पास a का मान नहीं था, अब a का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो ये a का मान हम इक्वेशन नंबर 10 में रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर ये प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, साई इक्वल टू √2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a, इक्वेशन नंबर 12 आ गई। ये इक्वेशन नंबर जो 12 है, ये ही पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में उसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अब हम उस पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको डिटरमाइन करेंगे, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ओके, इक्वेशन नंबर 5 हम पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेशन नंबर 5 में क्या माना था हमने, k स्क्वायर इक्वल टू क्या 8 पाई स्क्वायर m e अपॉन h स्क्वायर माना है। इस समीकरण से e का मान क्या हो जाएगा, k स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, इक्वेशन में कितनी आ गई 13 आ गई। अब हम इक्वेशन में जो 9 थी हमारी, 9 में क्या था, 9 में k का मान था, वो हमने इस इक्वेशन में यहां पुटअप कर दिया। k बराबर क्या था n पाई अपॉन a था, ये वाला इक्वेशन नंबर क्या थी अपनी 9, तो यहां पर हमें ये मान पुटअप करना है इस जगह, तो क्या बन गया e बराबर n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m a स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या आ रहा e इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 m a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 14 हो गई। ये पार्टिकल जब वन डायमेंशनल बॉक्स में होता है तब उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर n का जो मान है ये मान होता है 1 2 3 एंड शोन होता है। ठीक है, अब जब हम इस वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं तो निम्नलिखित डायग्राम प्राप्त होता है। ये वन डायमेंशनल बॉक्स है, x बराबर 0, इसकी लेंथ कहां पर है x बराबर a। जब देखिए n का मान 1 है यानी लोअर लेवल है, तब E1 का मान कितना है h स्क्वायर अपॉन 8 m a स्क्वायर है, 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 9 आ जाएगा, और 4 है तो 16 आ जाएगा। यानी देखो ध्यान दीजिए आप, ये मान इसमें डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिफरेंस इनमें बढ़ रहा है, लेकिन वो डिफरेंस किस रूप में बढ़ रहा है,
और डिफरेंस अब क्वांटाइज रूप में बढ़ रहा है। यानी जो एनर्जी होगी जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में होगा तब उसकी एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगी। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात इसकी क्या है कि जब n का मान 1 है, n का मान 1 है यानी जब पार्टिकल जब लोएस्ट स्टेट में है, n बराबर 1 में है, तब उसके एनर्जी का मान क्या है, कितना, जो ध्यान दीजिए आप, कितना है, n का मान 1 हो तब E का मान कितना है, h²/8ma² है। यानी जब पार्टिकल अपने लोएस्ट स्टेट में है तब उसकी एनर्जी का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, शून्य नहीं है, बल्कि कितना है, h²/8ma² है। और यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पार्टिकल की जो एनर्जी है उसका मान 0 नहीं है, और इसी के कारण इस एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा। 0 पॉइंट कहां से आया है, 0 पॉइंट, n का मान 0 नहीं है, एनर्जी का मान 0 नहीं है, ये टेम्परेचर जो है ना एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन टेम्परेचर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में लोवेस्ट स्टेट में प्रेजेंट है तब उसकी एनर्जी एब्सोल्यूट 0 पर 0 नहीं होकर कितनी होती है, h²/8ma² होती है, जिसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इस प्रकार से हमने जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है तब हम उसकी वेव फंक्शन, उसके एनर्जी को डिटरमाइन कर लेते हैं। थैंक यू।